हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन 43वां बीपीएससी 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार के वर्तमान स्वरूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे संपत्ति के अधिकार के बारे में बताना है और इसके आलोचनात्मक, इसमें क्या खामियां हैं और क्या आगे इसको और बेहतर बनाने की क्या आवश्यकता है, उस पर भी चर्चा करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज इस क्वेश्चन का सही उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक सरकार के 2 ग्रंथ में जीवन, स्वतंत्रता और संपदा को व्यक्ति की संपत्ति कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक कोटेशन से स्टार्ट किए हैं कि जॉन लॉक, जैसा कि जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक तरह से भी लिख सकते हैं कि संपत्ति के अधिकार के महत्व को दिखाते हुए जॉन लॉक के अपनी पुस्तक सरकार के 2 ग्रंथ में जीवन, स्वतंत्रता और संपदा को व्यक्ति की संपत्ति कहते हैं। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार माना गया है जो अन्य अधिकारों को प्रभावशाली ढंग से प्रभावी करने में सहायक होता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह एक कानूनी अधिकार है। तो फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे प्रकार से किया कि संपत्ति का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना तो सारा अधिकार प्रभावहीन हो जाता है। अगर ये संपत्ति का अधिकार रहेगा तो उसमें प्रभावशाली बनाने में मदद होता है। इसी को मध्य ध्यान में रखते हुए जो हमारे संविधान निर्माता करता थे, उन्होंने भी क्या, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसा है, कानूनी अधिकार है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेंस आंसर में डायग्राम का बहुत अच्छा महत्व होता है, इसीलिए हम मौलिक अधिकार, जैसा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, उसको एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म की स्वतंत्रता 25-26, संपत्ति एवं शिक्षा संबंधी 29 से 30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 31 के बारे में चर्चा करना था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखें कि यह हस्तांतरित कर दिया गया भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में, और ये अभी क्या है, कानूनी अधिकार है। और 7वां कौन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है कि अभी 6 मौलिक अधिकार हैं और पहले कितने थे, 7 थे। प्रारंभिक में 7 थे, जो कि संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स में व्याख्या कि मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(च) क्या है, उसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अधिग्रहण करने, उसको रखने और निपटाने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 31 क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण करने 2 शर्त के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। पहला है इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना, और इसका हर्जाना उसके मालिक को दिया जाना। तो फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में अगर संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया, अगर सरकार संपत्ति लेना चाहता है तो वो सार्वजनिक हित के उद्देश्य का होना चाहिए, और उसका हर्जाना जितना भी मुआवजा हो उसको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो पृष्ठभूमि के बाद जो बॉडी है उस पर चलते हैं कि संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे बड़ा विवादास्पद रहा, और इसके वजह से संसद और न्यायालय के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। संसद ने कृषि सुधार के नीतियों को प्रभावी बनाने एवं जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन तथा भूमि सुधार को लागू करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा अनुच्छेद 31 क, ख और 19 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही संविधान लागू हुआ तो संपत्ति के अधिकार को
मौलिक अधिकार में दिया गया। तो इस पे बहुत सारा विवाद हुआ, क्योंकि जब सरकार लोक नियोजन के लिए कोई कार्य करना चाहती थी, संपत्ति का अर्जन करना चाहती थी किसी व्यक्तिगत रूप से, तो जो व्यक्तिगत था वो मौलिक अधिकार का हनन मानते हुए अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो न्यायालय जाते थे। इस वजह से बहुत ही कठिनाइयां आ रही थी। तो केंद्र सरकार ने पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत 31 ख और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल में बता देंगे कि ये अनुच्छेद 31 क ख और 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 31 क की बात करें तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और व्यक्ति इसके उल्लंघन हेतु सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। तो फ्रेंड्स 31 को के क्या है कि सार्वजनिक हित के लिए अगर सरकार लेती है तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप जो भी है प्रक्रिया वो नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। और अनुच्छेद 31 ख बोलता है कि संपत्ति के अधिग्रहण की अवस्था में संबंधित व्यक्ति को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31 ख भी वही बोल दिया कि संपत्ति अगर आपसे हम अर्जित करते हैं, सरकार अगर संपत्ति किसी व्यक्ति से अर्जित करता है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा है 9वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स वो 9वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची। अभी वर्तमान में इस सूची में संख्या जो है 284, आप इसको भी इसमें डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। कि संपत्ति के अधिकार में सुधार लाने के लिए संसद ने चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाया और अंततः 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया। अनुच्छेद 19(1) को समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 31 को बदलाव किया गया जो कि मौलिक अधिकार से निकालकर भाग 12 में संवैधानिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 क में रखा गया और इसको कानूनी अधिकार का भी मान्यता दिया। अब अनुच्छेद 300 क क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 300 क क्या बोलता है कि कोई भी अगर संपत्ति का अधिकार किसी व्यक्ति का अगर लेना चाहते, सरकार अपने मनमाने तरीके से नहीं ले सकते हैं, संसद के द्वारा जो है कानून लाया जाएगा, उसके बाद वह कानून के तहत ही लिया जाएगा। तो इस अनुच्छेद 300 क का क्या क्या प्रभाव है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला, संपत्ति का अधिकार अमूल अधिकार नहीं है, अतः कोई भी व्यक्ति उसके परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। जैसा कि हम लोग अब जान चुके हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अब क्या वो संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो वो प्रक्रिया जो वो नीचे से ऊपर जाए, अब डायरेक्ट आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। दूसरा, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से ही वंचित किया जा सकता है। तो दूसरा भी बहुत अहम बात बोला कि कोई भी कानून सरकार अपने मनमाने तरीके से किसी का संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं। अगर संपत्ति अर्जन करना है तो संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा, विधि के द्वारा बनाया गया कानून के तहत ही सरकार जो है किसी व्यक्ति से संपत्ति का अर्जन कर सकता है। तीसरा, किसी व्यक्ति को केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। चौथा है, यह अधिकार केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सिर्फ नागरिकों को मिलता है मौलिक अधिकार में, वो कौन सा अनुच्छेद था? 15, 16, 19, 29, 30 था। और 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार का भी दिया गया था कि आप संपत्ति ले सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बोला कि क्योंकि अब ये क्या है, मौलिक अधिकार तो है नहीं, ये संवैधानिक अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार सिर्फ नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, यह गैर नागरिकों को, हर व्यक्ति को मिलेगा, विदेशी तक को भी मिलेगा, सबका ये अधिकार है। अब न्यायालय के विभिन्न निर्णय देखते हैं कि न्यायालय ने कैसे हस्तक्षेप किया संपत्ति के अधिकार के मामले में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं शंकरी प्रसाद मामला 1951 और सज्जन सिंह मामला 1965। निर्णय क्या है? संसद के पास मौलिक अधिकार संहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति है। कि फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद जो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या हुआ था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं संशोधन हुआ था, जो कि अनुच्छेद 31 क, 31 ख और अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। उसमें बोला कि आप संशोधन कर सकते हैं। दूसरा क्या मामला है? बेलाजी मामला 1953। जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं 31 ख में क्या बोलता है कि आपको उचित हर्जाना दिया जाएगा। तो वहीं पे बेलाजी मामला 1953 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि उचित हर्जाना
जो है, जो संपत्ति का अधिग्रहण में मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए, मनमाना नहीं, मतलब कि वो मुआवजा जो होना चाहिए उचित होना चाहिए। ये नहीं कि जितना मन हुआ दे, अपने मन से इसको कम या बेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है गोलकनाथ मामला 1967, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये मामला है, जिसमें कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोलकनाथ मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो सर्वोच्च न्यायालय जो बोल रही थी कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, वो अपना जुडिशियल रिव्यू, जो पुनर्विचारिक जो उनका जो अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसका प्रयोग करके क्या किया कि उसको हटा दिया, बोला ये मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1970 में क्या हुआ था, आरसी कूपर मामला और मदन राव सिंधिया मामला 1970, जिसमें क्या किया था, इसमें इंदिरा गांधी उन आरसी कूपर में क्या मामला था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, और माधवराव सिंधिया में क्या था, प्रीवी पर्स, जो कि राजकुमारों को जो पेंशन भत्ते मिलते थे उसको हटा दिया गया था। उसके बाद में संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, अवैध घोषित कर दिया कि आप जो कर रहे हैं वो अवैध किए। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि उसके बाद क्या आया था, केशवानंद भारती केस आया था, जो कि जितने भी संविधान संशोधन किए गए थे उसको सबको वैलिड बताया था। इसमें निर्णय क्या आया कि 24वां संविधान संशोधन में वर्णित मौलिक अधिकार में संशोधन को वैध बताया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन संसद कर सकती है, ये क्या कानून बना दिया गया था, जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती केस के मामले के तहत इसको वैध ठहराया। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये डाल दिया कि परंतु मूल संरचना में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते, और मूल संरचना क्या है वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया। वो सिर्फ जैसे जिस प्रकार का मामला आता है उसके हिसाब से मूल संरचना बदलते रहती है। तो संपत्ति के अधिकार को मूल संरचना के अंतर्गत नहीं माना गया केशवानंद भारती केस में। फिर हम लोग अभी वर्तमान केस में 2-3 देख सकते हैं कि हरि कृष्णा मंदिर ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य 2020 में, इसमें क्या निर्णय आया कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह एक अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार भी है। दूसरा है चेका गुरु मुरारी मोहन बनाम आंध्र प्रदेश 2021 का मामला। इसमें क्या निर्णय है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार और मानवाधिकार भी है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार जो मानव के लिए ना बहुत जरूरी चीज़ है, वो राष्ट्र के विकास के लिए भी एक अहम जो एसेट होता है, वस्तु होते, बहुत जरूरी चीज़ है कि आपके राष्ट्र का विकास संपत्ति से ही देखा जा सकता है। तो इस निर्णय में क्या बोला कि मानव का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार भी है और संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत दिया गया। अब हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा मामला देखते हैं कि वर्तमान में कौन कौन सा मामला में जिसमें विवाद हुआ। जैसे संपत्ति का अधिकार से संबंधित विभिन्न विवाद, उत्तर प्रदेश के भट्टा परसोल और उड़ीसा में पॉस्को परियोजना में उचित मुआवजा की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो विवाद होता है ना, अधिकतर मामला में सिर्फ उचित मुआवजा के तहत ही होता है। दूसरा मामला क्या है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई नगर निगम में अभी अपनी संपत्ति बेचने के बाद मिलने वाली रकम में आधा हिस्सा सरकार के खजाना में जमा करने की शर्त देने पर विवाद हुआ। तो फ्रेंड, जैसे नगर निगम कुछ संपत्ति बेच रहा है तो सरकार, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, बोल रही कि मुझे भी दो उसमें से आधा हिस्सा, जिस कारण से विवाद हुआ। जब न्यायालय गया तो सरकार को फटकार लगाई कि भाई संपत्ति उसका है तो वो लेगा, आप कौन है तो लेने वाले। और तीसरा मामला क्या है कि हालिया में हिमाचल प्रदेश सरकार पर भूमि अधिग्रहण के दौरान कुछ व्यक्तियों के अधिकारों की अवहेलना के लिए कानूनी जुर्माना और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है। तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ पे हर तरह का विवाद होता है, ज़्यादातर विवाद जो है मुआवजा को लेकर ही है। अब आगे का राह हम लोग क्या देख सकते हैं कि सरकार को संपत्ति अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा देने के लिए मापदंड बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि इतना मापदंड दिया जाए कि लोग उसके सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना अति आवश्यक। दूसरा है लोक नियोजन के लिए जब सरकार किसी से ज़मीन लेती है तब वहाँ के लोगों को अपने इरादे और उसके फ़ायदे को बताना चाहिए। जैसा कि सरकार अगर कोई मान लीजिए किसी से संपत्ति अर्जित करते तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिर हम यहाँ संपत्ति क्यों अर्जित कर रहे हैं, आखिर आप लोगों को इसके बाद क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, सब कुछ स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तीसरा क्या है कि सरकार का यह भी मौलिक कर्तव्य बनता है कि वह व्यक्ति के संपत्ति का जबरन और प्रलोभ से संपत्ति का अधिग्रहण न करे। सरकार का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि वो किसी प्रकार से जबरन संपत्ति का अर्जन नहीं करना चाहिए और लोभ से कि उससे कुछ फायदा हो उससे संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। चौथा क्या है, भारतीय आम जनमानस का भी यह दायित्व बनता है कि राष्ट्र के विकास में उचित मुआवजा लेकर शांतिपूर्ण सरकार को
अपना संपत्ति सौंपना चाहिए। सो भारत के जो नागरिक हैं उनको भी कर्तव्य बनता है कि सरकार का अगर वो राष्ट्र के हित में कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सरकार का मदद करना चाहिए। और आखिरी क्या इसमें हम लोग राय दे सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को भी संपत्ति के अधिग्रहण के विवाद पर जल्दी सुनवाई किया जाना चाहिए ताकि राष्ट्र के विकास में अवरोध पैदा ना हो। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा संपत्ति का विवाद जो है ना 70 साल 80 साल 3-3 पुरखों से लड़े जा रहे हैं, बाद में आकर निपटारा। तो न्यायालय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जल्दी जल्दी निपटारा हो, जिस प्रकार से अगर सरकार और किसी व्यक्ति का है तो राष्ट्र के जो विकास है उस पर अवरोध ना पैदा हो। अब हम लोग निष्कर्ष में कहना चाहेंगे कि उपयुक्त संदर्भों से संदर्भित होता है कि लोक हित में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बनाना तर्कसंगत है। संपत्ति का अधिकार एक मानवाधिकार है और निजी संपत्ति समाज के हित के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अतः सरकार और आम जनमानस को राष्ट्र के विकास के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज संपत्ति का अधिकार के बारे में समझने का प्रयास किया और एक बेहतर और संतुलित उत्तर लिखने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।